गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था इंटरफेरेंस के बारे में, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब जो इंटरफेरेंस बताया था, दोनों टू सेम फ्रीक्वेंसी का हम यूज करते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी वेव प्रोपोगेटेड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम टाइप फ्रीक्वेंसी की वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, सुपर इम्पोज हो रही है। तो मीडियम के कुछ पॉइंट्स पे हमें कांस्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड कुछ पॉइंट्स पे कांस्टेंट मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन हो रही होती है। इसे बोलते हैं अपन स्टेबल इंटरफेरेंस। हाँ, अगर बच्चों फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं भी हुई ना तो भी इंटरफेरेंस तो होगा, बट वो स्टेबल नहीं होगा इंटरफेरेंस। इसलिए हम स्टेबल इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने के लिए मींस जहां मैक्सिमम बन रहा है हमेशा मैक्सिमम बना रहे, जहां मिनिमम बन रहा है हमेशा मिनिमम बना रहे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इक्वल फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हमें स्टेबल इंटरफेरेंस ऑब्टेन हो। अब जो फिर आपको समझाया था मैंने, इंटरफेरेंस दो टाइप के थे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव केस में जो फेज डिफरेंस अपन यूज करते हैं, मींस क्रीस्ट फॉल्स ऑन क्रीस्ट, तो यहाँ फेज डिफरेंस कितना होता है बच्चों? यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है पाई, जीरो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस फॉर्म में यूज करते हैं। मींस 2n पाई की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्टिव केस में यूज करते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई, ठीक है। इस तरह से अपन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और बच्चों अब देखिए, इंटरफेरेंस के केस अपन ने जो देखा था, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वहां पे हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एंड इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली थी, एंड डिस्ट्रक्टिव केस में एम्पलीट्यूड मिनिमम एंड इंटेंसिटी भी मिनिमम आई थी। अब हमें एक गुड इंटरफेरेंस बच्चों अगर ऑब्टेन होना है, हम चाहते हैं कि जहां पे मैक्सिमम बन रहा है हमें क्लियर सुनाई दे कि हाँ मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, और जहां मिनिमम बन रहा है हमें क्लियर पता चल जाए कि यहाँ मिनिमम बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये तभी पॉसिबल है जब मैक्सिमा एंड मिनिमा में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ताकि हम उसको इन दोनों को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है। तो जो गुड इंटरफेरेंस बोलते हैं उसको, ठीक है, हम ताकि हम क्लियरली एक तरह से स्पेसिफाई कर पा रहे हैं कि यहाँ मैक्सिमा या मिनिमा है, ठीक है। तो गुड इंटरफेरेंस के लिए बच्चों दोनों एम्पलीट्यूड, जो टू वेव्स है उनके एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? नियरली सेम, या फिर कहते हैं इंटेंसिटी नियरली सेम होनी चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा? मैक्सिमा तो बहुत हाईली मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बहुत हाईली मिनिमा, तो ताकि इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। डिफरेंस ज्यादा होगा तो हम आराम से पहचान पाएंगे कि कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है, ठीक है। तो वही चीज अपन देखें यहाँ बच्चों, उसमें देखें बच्चों एक स्टार पॉइंट फॉर गुड इंटरफेरेंस, फॉर गुड इंटरफेरेंस, गुड इंटरफेरेंस, ठीक है। A1 should be nearly equal to A2 and I1 is nearly equal to I2. A1 is nearly equal to A2 and I1 is nearly equal to I2, ठीक है। Because in this case, ठीक है, because in this case I max is very greater than I min ऑब्टेन, ठीक है। मतलब आई मैक्स एंड आई मिन में सफिशिएंट लार्ज डिफरेंस होता है ताकि हम इजीली पहचान जाते हैं कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ मिनिमम बन रहा है, ठीक है, क्लियर। अब चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें। नेक्स्ट पॉइंट फॉर स्टेबल इंटरफेरेंस, फॉर स्टेबल इंटरफेरेंस। तो जो अभी आपको समझा, स्टेबल इंटरफेरेंस के लिए हमें फ्रीक्वेंसी का यूज करनी पड़ती है सेम, ठीक है। स्टेबल इंटरफेरेंस, N1 is equal to N2, N1 is equal to N2 is equal to सेम, मींस दोनों फ्रीक्वेंसी में सेम यूज करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा यूज नहीं करेंगे तो क्या बच्चों, अगर आपने सेम फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करी, ठीक है, तो अनस्टेबल इंटरफेरेंस होगा। मींस एवरी पॉइंट पे रेगुलरली मैक्सिमा मिनिमा चेंज होते रहेंगे। मींस एवरी पॉइंट पे इंटेंसिटी कंटिन्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, मींस कंटिन्यू वेरी करेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अदरवाइज at each point I will change, I means intensity will be change regularly, means continuously बच्चों फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है। और कंटिन्यूसली चेंज होगी और बहुत रैपिडली अगर बच्चों चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी, तो हमें वहाँ पे एक एवरेज इंटेंसिटी फॉर्म में ऑप्टेन होगी, ठीक है। मींस कंटिन्यू चेंज हो रही है तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कंटिन्यू चेंज को, मींस हमें एक एवरेज इंटेंसिटी ऑप्टेन होगी, आई एवरेज इक्वल टू, ठीक है। मींस हम कहते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू आई मैक्स प्लस आई मिन बाई 2 ऑप्टेन। अब जो आई मैक्स एंड आई मिन की वैल्यू पुट करें, रूट ऑफ आई वन प्लस आई टू होल स्क्वायर एंड रूट ऑफ आई वन माइनस आई टू करें, सोल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है आई वन प्लस आई टू, जिसे हम बोलते हैं एवरेज इंटेंसिटी ऑप्टेन, ठीक है। आई एवरेज की वैल्यू आती है आई वन प्लस आई टू, ये हमें एवरेज इंटेंसिटी ऑप्टेन हो रही होती है,
ठीक है। अब देखें बच्चों नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 गिवन, मीन्स हमें बताया कि जो इंटरफेरेंस, जिन वेव्स में इंटरफेरेंस हो रहा है उन दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 गिवन है, मीन्स जो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं उनकी इंटेंसिटी सेम गिवन है और वो I0 की इक्वल गिवन है। तो उस केस में देखिए, देन एट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे I मैक्स कितना मिलेगा बच्चों, I मैक्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I0 ऑप्टेन होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर, तो रूट I0 प्लस रूट I0 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा 4I0, ठीक है। एंड एट डिस्ट्रक्टिव पॉइंट क्या जाएगा बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस I की वैल्यू मिनिमम मिलेगी और कितनी आएगी, 0 आ जाएगी, वो I min इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड बच्चों एट जनरल पॉइंट अपन देखें, एट जनरल पॉइंट ऑफ फेज डिफरेंस फाई, मीन्स कोई जनरल पॉइंट है जहां पे फेज डिफरेंस फाई है, तो बच्चों वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, I इज इक्वल टू, ये होता है फॉर्मूला, I इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। क्या होता है जो फॉर्मूला, I इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें इस 4I0 को चाहो तो आप क्या रखते हो, I मैक्स, हम देख रहे हैं 4I0 किसके इक्वल है, I मैक्स के इक्वल, तो I मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है, ये हम यूज कर लेंगे, ठीक है। एट जनरल पॉइंट ऑफ फेज डिफरेंस फाई, ठीक है, एट जनरल पॉइंट ऑफ फेज डिफरेंस फाई, ये आता है रिजल्ट, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, इससे और बेटर फील करेंगे आप। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं इस फॉर्मूले बेस्ड। कैसे बच्चों, देखिए एग्जांपल नंबर 1 अपन देखें, 2 waves of same intensity I0 interfere at a point where part difference is λ/2, at this point I net हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें। अब यहाँ बच्चों पाथ डिफरेंस गिवन है, हमारे पास फॉर्मूला फेज डिफरेंस की फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो पहले फेज डिफरेंस फाइंड कर ले। अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या था बच्चों, डेल्टा फाई अपॉन 2π इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, ये होता है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा फाई को तो अपन क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, ठीक है। 2π डेल्टा एक्स में कितना गिवन है, λ/4 अपॉन लैम्डा, छोटा लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2π को ऊपर ले आएंगे तो फाई इज इक्वल टू कितना जाएगा, π/2, ठीक है। दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू, ये हो गया π/2 फेज डिफरेंस हो गया। अब अप्लाई करें फॉर्मूला, I इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, फाई कितना है, π/2 है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो π/4 हो जाएगा ये, ठीक है। कॉस π/4 की वैल्यू क्या आती है बेटा, कॉस π/4 ये होता है 1/√2, ठीक है नहीं, 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 1/2 स्क्वायर, क्योंकि कॉस π/4 होगा, कॉस π/4 के लिए 1/√2 इसका स्क्वायर कर दें तो कितना का रिजल्ट है, ट्वाइस ऑफ I0, क्या जाएगा आंसर, I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I0, ऐसा अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A एंड A इज A, ठीक है। देन फाइंड आउट I नेट अपॉन I मैक्स। तो देखो बेटा यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन नंबर अपन सेकंड देखें, सॉल्यूशन नंबर सेकंड, A का रिजल्टेंट भी क्या बन रहा है, A। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, ये होता है A नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ये सिखाया था आपको मैंने बचपन में, ठीक है। A नेट को हम किससे रिप्लेस कर दें, A से, A नेट को A से रिप्लेस कर दें, ठीक है। और चलो बोथ साइड स्क्वायर भी करते हैं, तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस फाई, ठीक है। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर तो कट जाएगा, इस A स्क्वायर को उधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर कॉस फाई, डिवाइड करेंगे तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस ऑफ हाफ, मीन्स फाई इज इक्वल टू 120 डिग्री,
फाई की वैल्यू 120 डिग्री आ गई। अब बच्चों यहाँ पे अपन देखें आई नेट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ये आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 होता है, आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 ये अप्लाई कर रहे हैं। आई नेट इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां से हमें क्या फाइंड करना, आई नेट अपॉन आई मैक्स को नीचे ले आओ, तो आई नेट अपॉन आई मैक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है, 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा रिजल्ट 1/4। तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये लो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब बच्चों उसके बाद फिर देखें सॉल्यूशन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन थर्ड यहाँ पे 2 बच्चों सोर्स है, ठीक है, 2 सोर्स हैं, इससे भी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल 2 मीटर इमिट हो रही है, यहाँ से भी वेवलेंथ 2 मीटर इमिट हो रही है, ठीक है। यहाँ बच्चों ये वेव्स यहाँ पे आई नॉट इंटेंसिटी के साथ फॉलो होती है, ये वेव भी आई नॉट इंटेंसिटी, भी दोनों वेव्स की यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट है। कहाँ पे बच्चों, एट ईयर ऑफ दिस मैन, ठीक है, इस मैन के ईयर में यहाँ पे दोनों जो वेव्स हैं आई नॉट इंटेंसिटी से सुपर इम्पोज हो रही है, ठीक है। ये डिस्टेंस 3 या 4 दे रखी है। आपसे कह रहा है फाइंड आउट नेट इंटेंसिटी अपीयर टू मैन, इस मैन को नेट इंटेंसिटी कितनी अपीयर होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अच्छा देखो यहाँ पे दोनों इंटेंसिटी आई नॉट गिवन है। अब यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस 3 मीटर है, ये डिस्टेंस 4 मीटर, तो आप लगाइए दिमाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो डिस्टेंस क्या बेटा ये 5 मीटर होगी, नहीं होगी ये डिस्टेंस, यहाँ से तक की डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा ये 5 मीटर, ओके। अभी डिस्टेंस 5 मीटर होगी तो दोनों में पार्ट डिफरेंस देखें बेटा, इधर से लेंथ आ रही है 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इधर से लेंथ 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो दोनों में पाथ डिफरेंस कितना हो, मींस लेंथ डिफरेंस कितना है 1 मीटर, 5 - 4 करेंगे तो ऐसा हम देखें पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना बेटा 5 - 4 इज इक्वल टू 1 मीटर, पाथ डिफरेंस 1 मीटर। अब इससे हम इसकी हेल्प से अपन क्या निकाल लें, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ये रहा, तो यहां से देखो यहाँ पे डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स जो कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इसका यूज कर रहे हैं, डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। यहां से ये डेल्टा एक्स हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 1 एंड लैम्डा कितना बचा यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर, लैम्डा इज इक्वल 2 है, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 5, पाई को मल्टीप्लाई कर दे तो 5 इज इक्वल टू कितना हो गया पाई, मींस इसके ईयर में जो इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस कितना बच्चों 5 है, फेज डिफरेंस पाई अप्लाई कर दें कॉस स्क्वायर, नाउ आई इज इक्वल टू ये जो आई नेट इंटेंसिटी है आई नेट इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो 4I0 कॉस स्क्वायर 5 पाई पुट कर देंगे π/2। अब हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करते जाएगा 0 आ जाएगा, तो क्या आ गया आंसर 0। मींस इस मैन को इंटेंसिटी कितनी अपीयर होगी 0, बिकॉज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपीयर होगा इसको, ठीक है, इसलिए इंटेंसिटी 0 मिलेगी। चलो एग्जाम्पल नंबर अब देखें 4, सॉल्यूशन नंबर 4। देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 में अगर आप यहाँ पे इस तरह से एक ट्यूब है ये, ठीक है, यहाँ से होलो ट्यूब है, यहाँ पे इधर से भी यहाँ से तक होलो पाइप के थ्रू इस तरह ट्यूब दे रखी है। अब बच्चों यहाँ से हम वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है, ये वेव इस पाथ के थ्रू भी इधर जा रही है, इस पाथ के थ्रू भी इधर जा रही है, और यहाँ पे दोनों वेव्स सुपर इंपोज हो रही हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो दोनों इस पाथ की रेडियस, ये सर्कुलर पाथ है, इसकी रेडियस आपको r गिवन है, ठीक है, ये सेमी सर्कल दे रखा है। आपसे कह रहा है फाइंड आउट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r फॉर विच मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑब्टेन इन फ्लेम। और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इस फ्लेम में डिफ्लेक्शन जब मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे वेव्स में कौन सा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस में जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है, ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 10 पाथ डिफरेंस हम यूज करते हैं डेल इज इक्वल टू क्या कहते हैं डेल एक्स इक्वल टू यूज करते हैं बेटा n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यूज करेंगे n लैम्डा। अब डेल्टा एक्स का दोनों यहाँ पे जो n होता है n क्या होता है बेटा n 1 2 3 4 होती है वैल्यू। अब देखिए यहाँ बच्चों इसमें डेल्टा एक्स ये जो ऊपर वाली वेव है ये तो सेमी सर्किल पाथ को ट्रेस कर रही है। अपन जानते हैं कंप्लीट सर्किल की लेंथ क्या होती है बेटा 2πr,
सेमी सर्किल की लेंथ कितनी होगी पाई आर, तो ऊपर वाली रेडियस की लेंथ, ऊपर लेंथ कितनी है पाई आर, फिर माइनस नीचे लेंथ कितनी है डायमीटर के इक्वल मींस ट्वाइस ऑफ आर, तो पाई आर माइनस 2r कर देंगे तो यह क्या जाएगा पाथ डिफरेंस ऑफ बोथ वेव्स, ठीक है, पाथ डिफरेंस बिटवीन बोथ वेव्स एन लैम्डा, तो यहाँ से r कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में पाई माइनस 2 अगर डिवाइड कर देंगे तो एन लैम्डा अपॉन पाई माइनस 2 यह जाएगा रिजल्ट, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह बच्चों अपने ये 4 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, ये चारों के चारों क्वेश्चन किस पे बेस्ड है बच्चों, इंटरफेरेंस से बेस्ड, जो अपन ने इंटेंसिटी की बेसिक प्रॉपर्टी से बेस्ड ये क्वेश्चन अपन देख लिए। चलो आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाऊं। अच्छा तो नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे यहाँ पे क्विंके ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जो क्विंके ट्यूब एक्सपेरिमेंट है बच्चों ये किससे बेस्ड है, इंटरफेरेंस फिनोमिना पे बेस्ड एक डिवाइस है, ठीक है, मींस इंस्ट्रूमेंट जो या कहें कि एक तरह से बच्चों इंटरफेरेंस पे बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। कैसे बच्चों, देखिए यहाँ बच्चों इसमें 2 आर्म्स होती हैं, एक तो ये आर्म है जो कि फिक्स्ड आर्म है और दूसरी आर्म बच्चों इस पे मूवेबल होती है, ठीक है, इस पे मूवेबल आर्म होती है। अभी स्टार्टिंग बच्चों ये जो आर्म है इसको हम पूरा अंदर पूरा अंदर शिफ्ट कर दें इसको, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, मतलब ये एंड यहाँ पे टच हो जाता है, ये एंड यहाँ टच हो जाता है, तो x कितना बन जाएगा बच्चों 0, डिस्टेंस x क्या आएगी 0, उस टाइम पे इधर की लेंथ और इधर की लेंथ दोनों क्या होंगी इक्वल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से हम जो वेव प्रोड्यूस करते हैं ये साउंड वेव, तो यहाँ से इधर से ये ट्यूनिंग फॉर्क है, यहाँ से हम लैम्डा वेवलेंथ की साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, ये वेव इधर से भी होती हुई यहाँ पे आती है, इधर से भी होती है यहाँ पे आती है, ठीक है। स्टार्टिंग बच्चों जब x 0 है तो दोनों तरफ की लेंथ इक्वल है, मींस दोनों तरफ पाथ डिफरेंस का बन जाता है बच्चों 0, कि दोनों पाथ इक्वल होते हैं, पाथ डिफरेंस 0। अब अगर बच्चों यहाँ पे हम इस मूवेबल आर्म को इस तरह बाहर पुल कर दें, आउटसाइड पुल करें बाय डिस्टेंस x, तो डिस्टेंस x से पुल करने पे यहाँ भी डिस्टेंस x हो गई, यहाँ भी डिस्टेंस x, मींस इधर का पाथ कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया बेटा 2x, x यहाँ से इंक्रीज हुआ x यहाँ से, तो इधर का पाथ जो है इधर के लेफ्ट के रेस्पेक्ट में राइट साइड का पार्ट, ठीक है, राइट साइड का पाथ है वो 2x इंक्रीज हो गया है। तो ये अपन देख रहे हैं हियर व्हेन मूवेबल आर्म पुल्ड आउटसाइड बाय x देन पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू x विल प्रोड्यूस बिटवीन वेव्स, ठीक है। अब बच्चों हम जानते हैं बच्चों यहाँ पे अगर यहाँ पे फ्लेम में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो रहा है मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उस केस में इस पाथ डिफरेंस को हम किसके इक्वल करेंगे एन लैम्डा के इक्वल, ठीक है, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन फ्लेम डेल्टा इज इक्वल टू मींस 2x इक्वल टू हम एन लैम्डा इक्वल करते हैं। और अगर बच्चों यहाँ पे मिनिमम डिफ्लेक्शन है फ्लेम में तो डेल को हम इस 2x को किसके इक्वल करेंगे 2n-1 लैम्डा बाई 2 के, ठीक है, बिकॉज मिनिमम डिफ्लेक्शन मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइम पे हम इसको इसके इक्वल करते हैं, ओके। बस ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो इस पे कुछ एग्जांपल अपन देखें, ये 2 एग्जांपल दे रखे हैं। इफ साउंड वेलोसिटी इज 400 मीटर पर सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज 4000 हर्ट्ज, मींस की फ्रीक्वेंसी 4000 हर्ट्ज गिवन है, ठीक है। देन फाइंड आउट मिनिमम रिक्वायर्ड शिफ्टिंग ऑफ मूवेबल आर्म सच दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल चेंज फ्रॉम आई मैक्स टू आई मिन, मींस आपसे कह रहा है मूवेबल आर्म को कितना मिनिमम शिफ्ट करें कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है पहले आई मैक्स बन रही थी अब वो आई मिन में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें मिनिमम कितना शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन अपन समझे इसका, सॉल्यूशन नंबर 1, तो यहाँ पे इसमें देखिए आपको हमें वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ऐसे अपन जानते हैं v इज इक्वल टू क्या था बेटा एन लैम्डा, तो पहले लैम्डा निकालना है, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एन, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी बच्चों वेलोसिटी कितनी दे रखी है यहाँ पे 4000, वेलोसिटी तो यहाँ पे है 400, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी 4000, तो कितना जाएगा 1/10 मीटर, क्या कहते हैं बच्चों 10 सेंटीमीटर, ठीक है, वेवलेंथ कितनी बच्चों 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ है। अब यहाँ पे देखें तो बच्चों डेल इज इक्वल टू, अब यहाँ तो यहाँ पे डेल इज इक्वल टू जो पार्ट डिफरेंस है डेल इज इक्वल टू 0 लैम्डा बाई 2, समझना, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 लैम्डा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये 0 मींस अगर पार्ट डिफरेंस 0 है तो उस समय इंटेंसिटी क्या मिलेगी हमें मैक्सिमम, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर पार्ट डिफरेंस बच्चों लैम्डा बाई 2 है तो हमें इंटेंसिटी क्या मिलेगी मिनिमम, फिर पार्ट डिफरेंस अगेन लैम्डा, देखो यहाँ से हम इसको अभी इसको बिल्कुल हमने यहाँ पे टच कर दिया तो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पुल किया, कितना पुल किया कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाए, इतना सा थोड़ा सा पुल किया हमने, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाए तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे मिनिमम, फिर थोड़ा सा और पुल किया हमने, और पुल किया कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो जाए तो हम यहाँ पे वापस इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, इंटेंसिटी वापस मैक्सिमम ऑप्टेन होगी, फिर इसको थोड़ा और पुल किया कि पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 हो गया तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मिनिमम,
तो इस तरह से हम इस ट्यूब को पुल करते जाएंगे कंटिन्यू। यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से चेंज होगी, ठीक है, आई मैक्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, तो मैक्सिमा से मिनिमा तक आने के लिए हमें कितना पुल करना पड़ेगा, इसको कितना पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, λ/2। इसमें से इसको माइनस कर दो, या इसमें से इसको माइनस कर दो, या इसमें से इसको माइनस कर दो, तो मैक्स से मिन के बीच में हमें कितना डिफरेंस मिल रहा है बच्चों, λ/2 का। तो हम देखें फॉर, हमसे क्वेश्चन तो कह रहा है फाइंड आउट रिक्वायर्ड शिफ्टिंग फॉर्मूला सच दैट रिजल्ट इंटेंसिटी विल चेंज फ्रॉम आई मैक्स टू आई मिन। तो हम देखें फॉर आई मैक्स टू आई मिन, फॉर आई मैक्स टू आई मिन, तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस बन रहा है, पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, λ/2। पार्ट डिफरेंस λ/2, इसमें इसको माइनस कर दिया, पार्ट डिफरेंस कितना बन रहा है, λ/2। ये हम कहते हैं 2x इक्वल टू कितना बेटा, λ/2। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो इसलिए बच्चों x हो जाएगी, x इक्वल टू ये हो जाएगा λ/4। λ/4 तो लैम्डा अपन ने फाइंड किया बेटा 10 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 4 कर दो, कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। आ जाएगा इसका आंसर 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन फ्लेम रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज के यूनिट। के यूनिट मतलब आपको यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, ये आई मैक्स गिवन है। ये क्या गिवन है आपको, आई मैक्स। क्यों गिवन है आई मैक्स, बिकॉज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के टाइम हम जानते हैं इंटेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम, तो आपको आई मैक्स वैल्यू के गिवन है। ठीक है, अब फाइंड आउट मिनिमम रिक्वायर्ड शिफ्टिंग वॉल्यूम सच दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी के/2 ऑब्टेन। अब देखो इधर से इंटेंसिटी आ रही है आई नॉट, इधर से इंटेंसिटी आ रही है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अभी हमने कहा था जनरल इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी में जो रिलेशन होता है क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। ओके, ये पढ़ चुके अपन रिलेशन बिटवीन जनरल इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो जनरल इंटेंसिटी कितनी बने बच्चों आपको, रिजल्ट इंटेंसिटी k/2, आई नेट आपको k/2 की बने, एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी की बने k cos स्क्वायर 5/2। और k से k कैंसिल, बोथ साइड रूट कर देंगे, तो यहाँ से आप देखिए क्या जाएगा, यहाँ पे अपन ने रूट कर दिया तो cos 5/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/√2। किस एंगल बच्चों क्या cos की वैल्यू 1/√2 होती है 45 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें 5/2 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री मीन्स π/4। तो यहाँ से फाइव हम देखेंगे, फाइव कितना मिलेगा बच्चों, फाइव इज इक्वल टू जाएगा π/2। फाइव आपने फाइंड करा π/2, बस क्या आ गया फेज डिफरेंस। तो बच्चों फेज डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करें। इसमें बच्चों पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लैम्डा इंटू 5/2π। जो भी अपन थोड़ी देर पहले रिलेशन लिखा था ना, 5/2π इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो उसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। डेल्टा इज इक्वल टू मींस डेल्टा एक्स बोल रहा है, डेल्टा बोलो, डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 5/2π। ठीक है, इसकी हेल्प से निकाल लो, तो यहाँ से लैम्डा इंटू 5 कितना है π/2 अपॉन 2π, ये पुट करो तो कितना जाएगा बेटा, ये λ/4 कितना गया λ/4। तो पार्ट डिफरेंस आपने फाइंड किया λ/4। अब यहाँ से डेल पार्ट डिफरेंस जो है इसको हम क्या पुट कर दें 2x, कि पार्ट डिफरेंस क्या होता है बेटा 2x लिखा अपन ने, डेल इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो 2x इक्वल टू λ/4। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे x का रिजल्ट क्या जाएगा, x इक्वल टू λ/8। ये आ गया इसका आंसर, x इक्वल टू λ/8। ठीक है, तो हम इसको कितना पुल करेंगे बच्चों, λ/8 डिस्टेंस जितना आउटसाइड पुल करेंगे, जिससे हम देखें इंटेंसिटी जो पहले k थी अब कितनी जाएगी k/2 हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये तो अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया क्विंकेटिव एक्सपेरिमेंट में, यहाँ तक तो बच्चों अपन ने इंटरफेरेंस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट फिनोमेना अपन पढ़ रहे हैं बच्चों बीट्स के बारे में। तो देखिए बीट्स, तो देखिए बच्चों बीट्स के बारे में अपन देखें यहाँ पे, इसमें when two waves, आपको समझा था बीट्स के बारे में, when two waves of small frequency difference travel in same direction and superimpose then beats obtain। ठीक है, तो बीट्स के लिए क्या बच्चों, दोनों वेव्स क्या है सेम, दोनों जो वेव्स हैं उनमें स्मॉल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होना चाहिए। स्मॉल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना होना चाहिए बच्चों, लेस देन 10 हर्ट्ज। क्योंकि हमारी जो ईयर है इसकी परसिस्टेंस बताई थी आपको 1/10 सेकंड होती है, मीन्स हम 1 सेकंड में मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ बीट्स को ही क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बीट्स तभी ऑब्टेन होंगे, तभी हमें एक तरह से ऑब्जर्व होंगे जब उनकी जो मतलब वैल्यू है, जो नंबर ऑफ बीट्स इन ईच सेकंड है वो क्या होना चाहिए 10 से
लेस होनी चाहिए 10 या फिर 10 से लेस होनी चाहिए। मींस दोनों वेव्स के बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, जितना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है बच्चों उतना ही नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब नंबर ऑफ बीट्स की वैल्यू 10 हर्ट्ज से लेस है तो हमें क्लियरली ऑब्जर्व होंगे, और अगर 10 हर्ट्ज से ग्रेटर है तो फिर प्रोड्यूस तो होंगे बट हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चलो देखो इसमें क्या लिखा अपने, व्हेन टू वेव्स ऑफ डेल्टा एंड लेस देन 10 हर्ट्ज सुपरइंपोज देन इन ईच सेकंड डेल्टा एंड मैक्सिमा एंड डेल्टा एंड मिनिमा ऑफ 10 कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। क्या मीनिंग है बच्चों इसका? देखिए टू वेव्स, जैसे मान लो कोई ट्यूनिंग फोर्क के एक की फ्रीक्वेंसी मान लो 200 हर्ट्ज है और दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी मान लो 205 हर्ट्ज, दोनों को हमने एक साथ साउंडेड किया, एक साथ दोनों को हमने साउंडेड किया तो उनमें जो वेव्स इमिट हो रही हैं, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बच्चों 200 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी 205 हर्ट्ज है। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे एवरी सेकंड में 5 टाइम्स मैक्सिमा 5 टाइम्स मिनिमा ऑब्जर्व होंगे, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 5 है। मतलब कैसे ऐसे मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा मिनिमा, इस तरह से हमें साउंड क्लियरली ऑब्जर्व होगी, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, लाउड साउंड फिर स्मॉल इंटेंसिटी, लाउड साउंड फिर कम, इस तरह बच्चों हमें कंटिन्यू मैक्सिमा मिनिमा ऑब्जर्व होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। मींस नंबर ऑफ मैक्सिमा या कहते हैं नंबर ऑफ मिनिमा इन ईच सेकंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। एवरी मैक्सिमा के बाद फिर क्या आएगा बच्चों? मिनिमा, फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, तो जितने मैक्सिमा मिलेंगे उतने ही क्या मिलेंगे? मिनिमा। ठीक है, इसे बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो चलो देखो अब यहाँ पे देखिए, इफ y1 इज इक्वल टू a1 sin omega 1 t minus kx एंड y2 इज इक्वल टू a2 sin omega t minus kx, इस टाइप टू वेव्स गिवन है। तो यहाँ पे वेव, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखिए गौर से दोनों वेव्स जो है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रही है, ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए। और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये तो क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? डेल्टा एन, बीट फ्रीक्वेंसी इज डेल्टा एन एंड एन इज इक्वल टू हम जानते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई है, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई, मींस यहां से ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कर देंगे। बच्चों देखिए डेल्टा एन क्या होता है? n1 माइनस n2, ये बच्चों डिफरेंस का सिंबल है। ठीक है, हमें करना क्या है? मतलब ग्रेटर फ्रीक्वेंसी में से स्मॉलर फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है। जैसे एक 200 हर्ट्ज है और एक 206, तो ग्रेटर कौन है? 206, तो 206 में से माइनस करिए 200 हर्ट्ज को। ठीक है, तो मतलब ग्रेटर फ्रीक्वेंसी में से स्मॉलर फ्रीक्वेंसी सेपरेट करेंगे, उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। तो इज इक्वल टू क्या जाएगा? ओमेगा 1 ओमेगा 2 डिफरेंस डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, मींस क्या बच्चों? नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने मैक्सिमा या कितने मिनिमा आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, मींस नंबर ऑफ बीट्स इन ईच सेकंड। ठीक है, अब बच्चों बीट पीरियड, और जो बीट पीरियड क्या होता है? सिंपल फ्रीक्वेंसी के इनवर्स को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? पीरियड, टाइम पीरियड। आप जानते हो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो वही बच्चों बीट पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा एन। ठीक है, मींस टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा टू मैक्सिमा, मिनिमा टू मिनिमा। मींस जो मैक्सिमा से मैक्सिमा तक का टाइम इंटरवल है या मिनिमा से मिनिमा तक का जो टाइम इंटरवल है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल टी, मींस बीट पीरियड। ठीक है, इसे हम कैसे फाइंड करते हैं? इनवर्स ऑफ डेल्टा एन की हेल्प से। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे इस डायग्राम में, जैसे यहाँ पे जो बीट रिजल्टेंट वेव जो बनती है बीट फ्रीक्वेंसी की, उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यू वेरी होता रहता है, इंक्रीज डिक्रीज। तो इस तरह से ये जो रिजल्टेंट वेव है, ये क्या बच्चों? रिजल्टेंट वेव मींस y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 करेंगे ना, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, रिजल्टेंट वेव स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होता है, मींस एम्पलीट्यूड रेगुलरली फॉल राइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमा मींस एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो लाउड साउंड अपीयर होगी। यहाँ मिनिमम मींस, अब देखिए इस वेव, यहाँ पे एक पर्सन है, इसके ईयर में वेव एंटर कर रही है, तो जो वेव कंटिन्यू एंटर करेगी, पहले यहाँ पे ठीक है जो वेव एंटर कर रही है तो उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मतलब कंटिन्यू हम देख रहे हैं ये मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से एंटर करेंगे। वेव इधर ट्रेवल कर रही है तो मिनिमम एम्पलीट्यूड भी एंटर करेगा, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंटर करेगा, फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड एंटर करेगा ईयर में, तो इसकी ईयर में जो साउंड अपीयर होगी, ठीक है, मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, इस तरह साउंड अपीयर होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तो मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है, टू सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल क्या है? टी। ऐसे बच्चों मिनिमा से मिनिमा तक का, ये मिनिमा है, मिनिमा से मिनिमा तक का टाइम इंटरवल भी क्या होता है? कैपिटल टी। और अगर ये पूछ ले आपसे मैक्सिमा टू मिनिमा टाइम इंटरवल, तो क्या हो जाएगा? t/2। मैक्सिमा टू मिनिमा टाइम इंटरवल इज t/2। ठीक है, चलो बच्चों अब इस पे यहाँ पे एक दो क्वेश्चन अपन देखें, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें आपसे कह रहा है समझिए बच्चों, टू ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 20 बीट्स इन 4 सेकंड, देन फाइंड आउट टाइम इंटरवल t बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखिए यहाँ बच्चों इसमें सिंपल सी बात है, क्या पूछा है? टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब हम जानते हैं क्या पूछा है? t/2 पूछा है, तो t/2 हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? पहले यहाँ पे फाइंड करें बीट फ्रीक्वेंसी। सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देख रहे हैं बच्चों, बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे डेल्टा एन। डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या होता है?
नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने बीट्स बनेंगे, तो 20 बीट्स बन रहे हैं 4 सेकेंड में, तो बीट्स कितने आएंगे 20 डिवाइड बाय 4 कर दो तो कितना है बच्चों 5 हर्ट्ज। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड, 4 सेकेंड में 20 है तो 1 सेकेंड में कितने आएंगे 5, तो 5 हर्ट्ज क्या बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें टी फाइंड करना है, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 अपॉन डेल्टा एन, तो 1 अपॉन डेल्टा एन करेंगे मींस 1 अपॉन 5, तो क्या हो गया 0.2 सेकेंड। ये क्या है बच्चों बीट इंटरवल। अब बच्चों टी हमसे पूछा है तो टी इज इक्वल टू क्या होगा t/2। ठीक है, टाइम इंटरवल टी फाइंड करना है बिटवीन मैक्सिमा टू मिनिमा, तो क्या जाएगा बच्चों ये 0.1 सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। ठीक है, टाइम इंटरवल फ्रॉम मैक्सिमा टू मिनिमा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर सेकंड अपन देखें क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे 26 ट्यूनिंग फोर्क्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हुए, सच दैट एवरी नेबर कैन प्रोड्यूस 4 बीट्स इफ n26 इज 3 टाइम्स ऑफ n1, मींस जो लास्ट ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फोर्क, देन फाइंड आउट n1 एंड n15, मतलब फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एंड 15th ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। तो चलो देखो यहाँ पे इस तरह से जो ट्यूनिंग फोर्क रखे हुए जैसे n1 n2 n3, ठीक है, डॉट 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 n26, समझ सपोज इस तरह से ये ट्यूनिंग फोर्क है, कहां तक कितने बच्चों 26 ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पे इस तरह से अरेंज है। अब बच्चों देखो इसमें जो वैल्यू होगी, सपोज फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी में ले लूंगा सपोज n है ये, तो सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी n+4। ठीक है, क्या होगी बच्चों n+4, क्योंकि दोनों आपस में कितने बीट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं 4 बीट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा n+4 होगी या n-4, ठीक है, वैसे तो दोनों ही पॉसिबल है n+4 एंड n-4, बट यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर गिवन है तो इसलिए हमें n+4 ही सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n+4, अब इस n+4 को चाहूं तो बच्चों वैसे लिखता हूं n+1 × 4 लिखते हैं, इसे n+1 × 4 लिखते हैं, सिंपल n+4 लिख लो n+1 × 4। ठीक है, अच्छा फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये कितनी होगी बेटा n+8, या इसको लिखते हैं n+2 × 4 लिखते हैं, क्योंकि ये n+4 हो गया, ये n+8, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4, किसी भी 2 नेबर्स के बीच का डिफरेंस 4 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बच्चों ये फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, देखो सोचिए, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए n2 फाइंड कर रहे हैं तो 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, n3 फाइंड कर रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे n26 में क्या आएगा n प्लस किसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 का, 25 × 4। ठीक है, 25 × 4। अब हमें क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है n26 इज गिवन, n26 is equal to 3 times of n1, 26 is 3 times of n1, तो यहाँ पे 26 की वैल्यू कितनी है n plus 25 × 4 that is 100 is equal to 3, n1 is n, 3 times of n, तो यहाँ से 2n is equal to 100, तो यहाँ से आप देखिए n is equal to कितना गया बेटा 50 हर्ट्ज, तो फर्स्ट फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 50 हर्ट्ज, ये आपने फाइंड कर लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फोर्क। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा इसने n15 पूछा है, n15 नाउ n15 इज इक्वल टू जैसे हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे n3 फाइंड करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n15 फाइंड करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 14 × 4। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना है 50 प्लस, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 56। ठीक है, तो कितना आ गया रिजल्ट 106 हर्ट्ज, 106 हर्ट्ज। तो इससे अपन फाइंड करते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ 15th ट्यूनिंग फोर्क। क्लियर, सॉल्व कर लिया अपन ने, बात पहले पढ़ी। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों यहाँ पे इसमें नेक्स्ट एग्जांपल, इन एयर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट बीट फ्रीक्वेंसी बिटवीन वेव्स ऑफ λ1 0.98 मीटर एंड λ2 1 मीटर। अब बच्चों देखो हम जानते हैं बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी एंड लैम्डा की इंफॉर्मेशन गिवन है, वेलोसिटी एंड लैम्डा की इंफॉर्मेशन गिवन है, इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फिर डिफरेंस निकाल लो तो क्या बन जाएगी बीट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 3 हमें क्या पूछा है डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा n1 माइनस n2। अब n इज इक्वल टू हम जानते हैं वेलोसिटी अपॉन लैम्डा होता है। अब इन अ मीडियम वेलोसिटी ऑफ बोथ वेव विल बी सेम, तो दोनों के लिए वेलोसिटी v होगी, बट वेवलेंथ तो डिफरेंट हो ही सकती है, v अपॉन λ1 माइनस v अपॉन λ2। अब इसमें v तो कॉमन ले लें अपन, v वेलोसिटी कितनी रखी 343 अपन ने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 अपॉन λ1 कितना बच्चों 0.98
माइनस लैम्डा टू इज 1, ठीक है, लैम्डा टू इज 1। अब यहाँ पे इसमें आप एलसीएम ले लो, इसमें 343, एलसीएम कितना जाएगा ये 0.98, और यहाँ पे फिर 1 माइनस 0.98, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ये जाएगा 343 इंटू ऊपर तो कितना आएगा 0.2, नीचे कितना आएगा बेटा 0.98। अब इसको आप इससे कैंसिल करोगे, 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें 343 यहाँ पे सॉरी 7 टाइम्स नहीं, ये कितनी 49 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फिर 343 में हम 49 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा रिजल्ट 7 हर्ट्ज। तो आंसर क्या है बेटा 7 हर्ट्ज, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट 7 हर्ट्ज। तो इसका आंसर आएगा 7 हर्ट्ज, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी 7 हर्ट्ज। अब बच्चों उसके फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एग्जांपल 4, इफ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ 200 हर्ट्ज 202 हर्ट्ज 206 हर्ट्ज साउंडेड टुगेदर। तो बच्चों अब देखिए अभी तक तो अपन जो देख रहे थे बीट फ्रीक्वेंसी ओनली 2 ट्यूनिंग फॉर्क को साउंडेड टुगेदर कर रहे थे, तो हम देख रहे थे जो उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस था उतने क्या बन रही थी बीट फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमा या कहते हैं नंबर ऑफ मिनिमा, ठीक है, डेल्टा एन के इक्वल। बच्चों अब यहाँ पे 3 ट्यूनिंग फॉर्क को हम एक साथ साउंड प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उस केस में अब नंबर ऑफ बीट्स कैसे फाइंड करेंगे ये अपन देखने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें 2 के पॉसिबल पेयर्स बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बच्चों देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 देखें, यहाँ जो बच्चों बीट्स हम फ्रीक्वेंसी गिवन है 200, तो कौन कौन सी गिवन है, एक तो गिवन है 200 हर्ट्ज, एक हमें गिवन है यहाँ पे 202 हर्ट्ज 202 हर्ट्ज एंड गिवन है बच्चों फिर आगे 206 हर्ट्ज 202 हर्ट्ज एंड 206 हर्ट्ज। समझना बात को बच्चों ये। अब बच्चों देखो पहले तो 2 के पेयर कितने बन सकते हैं, एक तो बन जाएगा बच्चों इन दोनों का पेयर, ठीक है, यहाँ पे एक तो इन दोनों का पेयर हो जाएगा, ये इन दोनों का पेयर हो गया, एक हो जाएगा बच्चों इन दोनों का पेयर, ठीक है, और एक आएगा इन दोनों का पेयर, ठीक है। तो टोटल हम देखते हैं यहाँ पे कितने पेयर बन सकते हैं 3 पेयर्स, ठीक है। तो पहले बच्चों देखो इन दोनों में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी डेल्टा एन कितना बच्चों बताइए, डेल्टा एन मतलब कितने बीट्स बनेंगे 2 बीट्स, ठीक है। डेल्टा एन इज इक्वल टू कितने आएंगे बच्चों 2, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एन कितना आ रहा है बच्चों इन दोनों में, डेल्टा एन इज इक्वल टू 4, ठीक है, और इसमें डेल्टा एन कितना आएंगे बच्चों, डेल्टा एन इज इक्वल टू 6, इन दोनों का जो डिफरेंस है 6 है। अब बच्चों देखो डेल्टा एन मींस नंबर ऑफ बीट्स इन ईच सेकंड। अब बच्चों यहाँ पे जो बीट्स बनेंगे देखिए 1 सेकंड में 6 बीट्स बनेंगे। अब 1 सेकंड में 6 बीट्स बनेंगे तो इनकी जो वैल्यू है किस किस टाइम पे ऑप्टेन होगी, तो 1 सेकंड को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे कैसे बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पे n इज इक्वल 2 है तो क्या आएगा एट t इज इक्वल टू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक तो 1/2 और एक 2/2। 2/2 को हम क्या लिखते हैं 1, ठीक है। तो फर्स्ट बीट तो मिलेगा 1 सेकंड 1/2 सेकंड पे, सेकंड बीट मिलेगा हमें 1 सेकंड पे, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे कितने ये 4 बीट्स हैं, इसको भी हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें 4 पार्ट्स में, तो कैसे 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। तो 1/4 t इज इक्वल टू 1/4, फिर बच्चों 2/4 दैट इज 1/2, फिर बच्चों 3/4, फिर बच्चों 4/4 मींस 1 सेकंड, ठीक है। इसको अपन है इससे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इन टाइम पे ये बीट्स ऑप्टेन होगी, ठीक है। ऐसे ही इसको भी डिवाइड कर दें, इसमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको एट क्या बच्चों t इज इक्वल टू 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 एंड 6/6। तो बच्चों क्या क्या टाइम आएंगे 1/6 सेकंड, 2/6 मींस 2/6 मींस 1/3, फिर बच्चों 3/6 मींस 1/2, फिर बच्चों 4/6 मींस 2/3, फिर बच्चों 5/6 एंड फिर 6/6, ठीक है। ये हो गया इन टाइम पे ये बीट्स ऑप्टेन होंगे। ये 2 बीट्स हो गए इस टाइम पे, ये 4 बीट्स हो रहे हैं इन टाइम्स पे, ये 6 बीट्स हो रहे हैं इन टाइम पे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम देखें गौर से ये सारे बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है सबको एक साथ काउंट कर लेंगे ये बीट्स हो गए, ऐसा नहीं है बच्चों। देखिए यहाँ पे जो बीट्स सेम टाइम पे ऑप्टेन हुए उनको हम सर्किल करें। देखिए यहाँ बच्चों ये 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, ठीक है। ये 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तो बच्चों 1/2 1/2 1/2 सेम टाइम पे 3 बीट्स एक साथ ऑप्टेन हुए तो हम अलग अलग तो गिन नहीं सकते उनको, वो तो एक ही बीट से भी सुनेगा, ठीक है। 1/2 सेकंड पे इसका बीट मिल रहा है, इसका भी मिल रहा है, इसका भी मिल रहा है। तो बच्चों वो जो मैक्सिमा है जो एग्जैक्ट t इज इक्वल टू 1/2 पे ऑप्टेन हुआ है वो हमें 3 अलग अलग ऑब्जर्व नहीं होंगे, हमें एक सिंगल मैक्सिमा ऑप्टेन होगा। सिंगल मैक्सिमा ऑप्टेन होगा तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी और ज्यादा लाउड हो जाएगी, इंटेंसिटी मच लाउड हो जाएगी, क्योंकि
तीनों के मैक्सिमा एक साथ हमें इस टाइम पे अपीयर हो रहे हैं, तो उस मैक्सिमा को हमें लार्ज मैक्सिमा ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो गिनेंगे मैक्सिमा एक ही, क्योंकि तीनों मैक्सिमा एक साथ हमें अपीयर हो रहे हैं। और बच्चों उसके बाद फिर अपन देखें यहाँ पे इसमें और मार्क करें अपन सर्किल। देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड इसके अंदर भी आ रहा है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इसके अंदर भी आ रहा है, 1 सेकेंड इसके अंदर भी आ रहा है। मीन्स यहाँ पे ये हो गया नेक्स्ट हाई मैक्सिमा, कि 1 सेकेंड पे तीनों के मैक्सिमा एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या मिलेगा हमें, हायर मैक्सिमा। तो यहाँ पे ये मैक्सिमा, ये क्या है, लार्ज बीट्स। ठीक है, लार्ज बीट्स। तो हम देखें, देखिए 1/2 पे हमें एक लार्ज बीट ऑप्टेन होगा, 1 सेकंड पे भी हमें एक लार्ज बीट ऑप्टेन होगा, मींस लाउडेड बीट ऑप्टेन होगा। ठीक है, और बाकी ये 1/4 3/4 ये जो टाइम है, इस पे हमें नॉर्मल मैक्सिमाज ऑप्टेन होंगे। ठीक है, मैक्सिमा तो होंगे बट वो ज्यादा हाई इंटेंसिटी के होंगे, बट काउंट तो करने पड़ेंगे, मैक्सिमा तो मैक्सिमा ही होता है। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा के लिए, नंबर ऑफ बीट्स के लिए, नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स के लिए और मैक्सिमा के लिए एक ही बात है, और मैक्सिमा नंबर ऑफ बीट्स और मैक्सिमा इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लाउड बीट है, लाउड बीट्स प्लस यहाँ पे हमें देख रहे हैं, इसके अलावा सबको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे नॉर्मल बीट्स हैं। ठीक है, नॉर्मल बीट्स मतलब जनरल बीट्स। ठीक है, तो टोटल कितने बीट्स हो गए, इज इक्वल टू 8 बीट्स। तो आंसर क्या है बच्चों, उसका 8 बीट्स का आंसर होगा। टोटल मैक्सिमा कितने बच्चों, 8 मैक्सिमा है। ठीक है, जिसमें 2 तो लाउड वाले मैक्सिमा है एंड 6 नॉर्मल मैक्सिमा है, लेकिन है तो मैक्सिमा ही सारे के सारे, इसलिए टोटल बीट्स कितने हो गए 8। तो आंसर क्या गया 8 बीट्स। ठीक है, चलो अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 5। ये 2 वेव्स गिवन है आपको, y1 इज इक्वल टू 3 sin 20 pi t minus 10 pi x, y2 इज इक्वल टू 9 cos 30 pi t minus 15 pi x, फाइंड आउट बीट फ्रीक्वेंसी एंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है। तो चलो बीट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे देखिए हम देखें टी का जो मल्टीप्लायर है ओमेगा 1 है, टी का मल्टीप्लायर है ओमेगा 2। ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 हमें दिख रहा है, तो यहाँ से हम देखें नंबर ऑफ बीट्स कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन नंबर 5 अपन देखें, इसका फर्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, डेल्टा एन इज इक्वल टू हम निकालते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई से, और डेल्टा ओमेगा बताया था किससे निकालना बच्चों, डिफरेंस मतलब लार्ज माइनस स्मॉल। तो लार्ज कौन है यहाँ पे 30 पाई, स्मॉल कौन है 20 पाई। 30 पाई में से माइनस कर दो 20 पाई को, डिवाइड बाय 2 पाई, तो कितना जाएगा यहाँ पे, ऊपर तो कितना रहा है 10 पाई और नीचे 2 पाई, तो 10 पाई डिवाइड बाय 2 पाई करें कितना आएगा 5 हर्ट्ज। तो डेल्टा एन कितना गया 5 हर्ट्ज। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स 5 हर्ट्ज हो गए। ठीक है, चलो अब उसका देखें फिर सेकंड में क्या पूछा बच्चा यहाँ पे, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। अब अपन जानते हैं इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n स्क्वायर a स्क्वायर। हम जनरली मिस्टेक क्या करेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे इसका एम्पलीट्यूड 3 है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 9 है, i प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। अरे गौर से देखिए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर के साथ साथ n स्क्वायर भी आता है, वो तो ठीक है। अपन ने यहाँ पे इससे पहले बच्चों जो टॉपिक पढ़ा था इंटरफेरेंस में हमने क्या देखा था, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी को हमने वन साइड कर दिया था, तो i प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर से अपन आंसर फाइंड कर रहे थे। ठीक है, i प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर से यूज करते हैं बिकॉज फ्रीक्वेंसी वहां पे सेम होती है, बट यहाँ पे दोनों वेव गौर से कि फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे n स्क्वायर को इग्नोर नहीं कर सकते, i प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर n स्क्वायर दोनों यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, n स्क्वायर a स्क्वायर। अब इस n स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं ओमेगा की प्रोपोर्शनल होती है, तो उसको चाहो तो लिखते हो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बिकॉज n इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ सब देखें i1 अपॉन i2 फाइंड करेंगे, i1 अपॉन i2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू a1 अपॉन a2 स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे ओमेगा 1 कितना गिवन है, देखिए ओमेगा 1 यहाँ पे 20 पाई है, 20 पाई अपॉन 30 पाई स्क्वायर, a1 अपॉन a2 में 3 अपॉन 9 स्क्वायर। तो यहाँ पे तो कितनी आएगा, ये 2/3 टाइम्स कटेगा, यहाँ पे 10 पाई तो कट जाएंगे 2/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9, यहाँ पे 3/9 है। ठीक है, तो 3/9, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ से 9 से 9 कैंसिल, कितना का रिजल्ट है 4/81। ठीक है, तो इस तरह अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अपने 5 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए बीट्स पर। ठीक है, बात पहले पढ़ी तो अपने बीट्स के बारे में देखा, अब इसके बारे में कुछ और चीजें एक्स्ट्रा और भी अपन समझेंगे। तो देखिए, तो जो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे इसका बच्चों ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क देखिए इस टाइप से बच्चों इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है,
ये इसके आर्म है, ठीक है, और ये स्टेम, ठीक है, इसको अपन वाइब्रेट करते हैं तो उसकी जो आर्म्स हैं इस तरह से वाइब्रेशन करती हैं, ठीक है, दोनों आर्म्स में वाइब्रेशन होता है। इनकी वाइब्रेशन, आर्म्स की वाइब्रेशन में बच्चों पाई फेज डिफरेंस होता है, 180 फेज डिफरेंस से ये आर्म्स वाइब्रेट कर रही होती हैं, ठीक है। अब जो देखो ये जो आर्म्स हैं इनमें जो वेव्स होती हैं इस तरह बच्चों यहाँ पे जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स, तो जो गौर से बच्चों लूप की फॉर्म में वेव्स बन रही हैं ये कौन सी होती हैं, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर यहाँ पे वाइब्रेशन है, इस तरीके से ट्रांसवर्स। और जो यहाँ पे जो स्टेम है, स्टेम जहां से पकड़ते हैं इसको, यहाँ भी इसके अंदर बच्चों स्टैंडिंग वेव्स ही बनती हैं, इसको हम लूप की फॉर्म में शो नहीं कर पा रहे बट बनती है भी स्टैंडिंग वेव्स ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वाइब्रेशन है इसकी लेंथ के अलॉन्ग है, ठीक है, तो कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है, आर्म्स में भी स्टैंडिंग वेव्स है, स्टेम में भी स्टैंडिंग वेव्स हैं, ठीक है, वहां पे तो ट्रांसवर्स, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी इसका फॉर्मूला यूज करते हैं n = 1/L² रूट ऑफ YA/ρ, ठीक है। यहाँ बच्चों यंग y का यंग मॉडुलस ऑफ इट्स मटेरियल, इसके मटेरियल का यंग्स मॉडुलस है। और बच्चों ये जो जनरली मटेरियल अपन यूज करते हैं इनवार मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, इनवार मटेरियल एक अलॉय का फॉर्म होता है इनवार मटेरियल, ठीक है। इसकी इनवार की बच्चों आयरन प्लस कोबाल्ट प्लस निकल का कॉम्बिनेशन भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इन मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, अल्फा क्या बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को शो कर रहा है, लीनियर एक्सपेंशन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इनका अल्फा वेरी स्मॉल होता है ताकि टेम्परेचर को अगर अपन चेंज भी करें, जैसे अपन देखें रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको बाहर सनलाइट में ले जाओगे, मान लो 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस में ले जाओगे तो भी इसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी, तो टेम्परेचर चेंज करने पर मतलब थोड़ा हाई भी कर दे तो भी 255 भी हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़े, थोड़ा बहुत एक आध का फर्क चलेगा लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसका अल्फा वेरी स्मॉल यूज करते हैं, ठीक है। ए बच्चों क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आर्म, मतलब उसकी थिकनेस है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे आर्म होता है, ठीक है। जैसे मान लो आर्म है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रहा है ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये ए है। एल टोटल लेंथ ऑफ बोथ आर्म, मतलब यहां से तो ये टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ, ठीक है, इसको शो कर रहा है। अब चलो यहाँ पे इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक तो y की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, यंग मॉडुलस डिक्रीज हो जाता है, और लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि एक्सपेंशन होता है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, y हो रहा है डिक्रीज, लेंथ इंक्रीज, y डिक्रीज लेंथ इंक्रीज करें तो हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज। तो अगर अपन टिंग फोर का टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स पूछते हैं जनरली, इफ by filing that is rubbing length of arm decrease then frequency will increase, मींस अगर बच्चों ये जो इसकी ये आर्म्स है इनको आर्म्स को थोड़ा घिस दें, घिस के लेंथ थोड़ी सी कम कर दें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड बच्चों इफ आर्म इज लोडेड बाय वैक्स देन फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, इस आर्म पे बच्चों थोड़ा सा वैक्स लगा दें अपन, वैक्स की लेयर लगा दें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट डाटा हमें पता होने चाहिए। चलो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल अपन देखें बच्चों, देखिए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 आपसे कह रहा बच्चों, फोर्क ऑफ n1 = 200 हर्ट्ज प्रोड्यूस 4 बीट्स विद अननोन फोर्क n2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन को पढ़े फर्स्ट लाइन को, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या समझ में आ रहा है, देखिए समझना, ये जो n2 है, n2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, n1 से या तो 4 ग्रेटर होगी या 4 लेसर होगी, ठीक है, क्योंकि 4 बीट्स मिल रहे हैं, बीट्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, तो यहाँ पे जो n2 वैल्यू है, जो n2 = क्या होगा, n2 = 200 ± 4, 200 ± 4 ये होगी वैल्यू, या तो 4 ज्यादा होगी या 4 कम होगी, ये मतलब मिस वैल्यू 196 हर्ट्ज भी हो सकती है एंड 204 हर्ट्ज भी हो सकती है, किसकी वैल्यू बेटा, इस n2 वैल्यू। अब यहाँ पे आगे पढ़े सेकंड लाइन, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है। देखिए अब क्या कह रहे हैं, नाउ इफ n2 इज लोडेड बाय वैक्स, अब इस n2 को अपन ने लोडेड बाय वैक्स कर दिया है, तो n2 को अपन लोडेड बाय वैक्स कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, अब बताया मैंने लोडेड बाय वैक्स के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं बाय वैक्स n2 विल डिक्रीज, n2 वैल्यू डिक्रीज होगी, बाय वैक्स n2 विल डिक्रीज। अब जो n2 विल डिक्रीज होगी मींस ये वाली वैल्यू भी अगर करेक्ट तो ये डिक्रीज होगी, 195 हो सकती है वैल्यू, 194 हो सकती है वैल्यू, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। अगर ये करेक्ट आंसर है तो ये डिक्रीज होगी वैल्यू, 203 202 हर्ट्ज ये हो जाएगी वैल्यू, कुछ भी हो सकती है डिक्रीज होके। अब जो आपसे पूछा है देन अगेन 4 बीट्स ऑब्टेन विद n1, तो यहाँ पे देखिए इसमें तो हम देखें कोई सी वैल्यू 4 बीट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। तो हम देखते हैं एनी वैल्यू
ये जो है एनी वैल्यू कैन नॉट प्रोड्यूस, एनी वैल्यू कैन नॉट प्रोड्यूस 4 बीट्स विद n1। ठीक है, तो बच्चों ये आंसर तो रॉन्ग हो गया, 196 तो आंसर रॉन्ग है, क्योंकि इसको हमने आगे डिक्रीज करके देखा। तो देखो यहाँ पे n1 कितना है बच्चों, n1 यहाँ पे 200 है, तो इसका 200 के साथ डिफरेंस देखेंगे 5 आएगा, इसके साथ 200 के साथ डिफरेंस बचा उसका 6 है, तो फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज हो रही है, कभी दोबारा 4 मिल नहीं सकती। बट यहाँ पे देखें बच्चों, इनमें वैल्यू अगर सपोज डिक्रीज हो गई, यहाँ पे वैल्यू 196 हो जाती, 196 बिल्कुल पॉसिबल है, डिक्रीज हो रहा है, कितना भी डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ बच्चों ये जो वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू, ठीक है, gives 4 beats, ठीक है, gives 4 beats with n1, gives 4 beats with n1, ये n1 है, with n1 मींस 200 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 200 हर्ट्ज का 4 बीट्स है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हुई है, दिस आंसर इज करेक्ट, मींस 204 हर्ट्ज इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसको हमने डिक्रीज करके देखा, तो अगर डिक्रीज करने पे ये वैल्यू बन जाए, तो ये अगेन 200 हर्ट्ज के साथ हमें 4 बीट्स प्रोड्यूस देगा, ठीक है, 4 बीट्स देगा, तो आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या है, 204 हर्ट्ज। तो चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड पढ़िए बच्चों, क्या है यहाँ पे, n1 is equal to 256 हर्ट्ज gives 6 बीट्स with n2। तो यहाँ से अपन देखें n2 कितना होना चाहिए बेटा, n2 is equal to 256 प्लस माइनस 6। ओके, अब बच्चों यहाँ से 2 पॉसिबल वैल्यूज कर जाएंगी, या तो पॉसिबल यहाँ पे ये तो वैल्यू आएगी बच्चों, या तो 250 हर्ट्ज, या तो 250 हर्ट्ज करेक्ट है, या बच्चों इसमें 6 को माइनस करेंगे या 6 को प्लस करेंगे तो 262 हर्ट्ज। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट है, या तो 250 हर्ट्ज करेक्ट है या फिर 262 हर्ट्ज करेक्ट है। देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है, उसके लिए हमें सेकंड लाइन पढ़ना पड़ेगा बच्चों। सेकंड लाइन कह रहा है, नाउ इफ n2 इज फाइल्ड, ठीक है, लिटिल बिट देन मोर देन 6 बीट्स ऑफ 10, मतलब n2 अपने स्लाइटली रब कर दिया है, ठीक है, तो बच्चों अब बीट्स हमें मिल रहे हैं मोर देन 6। तो बच्चों देखो यहाँ पे बाय फाइल्ड, ठीक है, बाय फाइलिंग हम जानते हैं n2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज, n2 वैल्यू इंक्रीज होगी, तो बच्चों n2 को इंक्रीज करें, जैसे ये वाला मान लो करेक्ट आंसर है, तो उसको इंक्रीज करें, तो इंक्रीज करने पे वैल्यू क्या आएगी, 251 या फिर 252 ये वैल्यू जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ऐसे अगर इंक्रीज होते होते वैल्यू, अगर ये वैल्यू सपोज ये वैल्यू जाए 263 हो जाए, सपोज 263, तो यहां से हम देखते हैं ये 263 जो वैल्यू है इस n1 के साथ हमें कितने बीट्स देगी, 7 बीट्स, मींस मोर देन 6 बीट्स, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू गिव्स मोर देन 6 हर्ट्ज, ठीक है, गिव्स 7 बीट्स, मींस मोर देन 6 बीट्स। अब यहाँ पे बंदे बच्चों इसमें अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज करें, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, ये क्या जाएगा 263 हर्ट्ज या फिर 264 हर्ट्ज। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो वैल्यू है 263 हर्ट्ज, ये हमें क्या दे रही है बच्चों, गिव्स 7 बीट्स, गिव्स 7 बीट्स। अब यहाँ पे देखो 7 बीट्स हमें यहाँ मिल सकते हैं, यहाँ मिल सकते हैं, मोर देन 6 बीट्स यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ ही पॉसिबल है, दोनों जगह पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, बट यहाँ पे अगर हमें किसी एक को ज्यादा प्रेफरेंस देना हो, मतलब चारों ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं बोथ ऑफ देम लिखा हुआ नहीं है, तो हम फिर इस लाइन को पढ़ेंगे लिटिल बिट, मींस हमने थोड़ा सा फाइल्ड किया है तो फ्रीक्वेंसी भी लिटिल बिट इंक्रीज होगी। अब लिटिल बिट इंक्रीज होगी तो 262 का लिटिल बिट इंक्रीज करेंगे 263 बनेगा। 250 हर्ट्ज से लेकर 263 हर्ट्ज होने में तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है फ्रीक्वेंसी का, तो लिटिल बिट फाइलिंग कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी लिटिल बिट इंक्रीज होगी, तो इसलिए मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, 262, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बच्चों हियर बोथ आंसर इज करेक्ट, हियर n2 is equal to 250 hertz and 262 hertz, both are possible, both are possible, both are possible, ठीक है। बट बच्चों यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पे 262, ठीक है, 262 हर्ट्ज इज मोस्ट करेक्ट, ठीक है, बिकॉज लिटिल बिट फाइलिंग
gives little bit increment in n2। ठीक है, तो आप इसलिए मोस्ट करेक्ट आंसर मतलब चारों में से कोई एक आंसर सेलेक्ट करना है तो फिर हम इसको टिक करेंगे 262 को, और अगर बोथ ऑफ देम है और लिटिल बिट वर्ड यूज किया हुआ नहीं है तो फिर हम बोथ ऑफ देम को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3। n1 150 हर्ट्ज गिव्स 5 बीट्स विद n2। तो चलो देखें सॉल्यूशन नंबर 3। तो यहाँ पे n1 इज इक्वल टू 150 हर्ट्ज 5 बीट्स विद n2। तो यहाँ से n2 कितना कुछ उसके अकॉर्डिंग सोचे, तो n2 इज इक्वल टू कितना होगा 150 प्लस माइनस 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 2 पॉसिबल वैल्यूज, या तो बच्चों का 145 हर्ट्ज ये करेक्ट आंसर है, या फिर बच्चों 155 हर्ट्ज ये करेक्ट आंसर है। चलो आगे पढ़ें। नाउ इफ n1 इज फाइल्ड देन लेस देन 5 बीट्स ऑफ 10। अब जो n1 पे अपन फाइलिंग करें, अभी तक तो अपन यहाँ बच्चों इस पे जो यहाँ पे हम n2 को चेंज करे थे, यहाँ पे वैक्स अप्लाई किया था अपन n2 पे, यहाँ पे n2 को फाइलिंग किया था। अब क्या हम यहाँ पे ऑपरेशन किसके साथ कर रहे हैं बच्चों, n1 के साथ। ठीक है, तो n1 पे फाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे n1 तो हम देखें बाय फाइलिंग करेंगे तो n1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज। हम जानते हैं फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग से n1 की वैल्यू डिक्रीज होती है, अब सॉरी इंक्रीज होती है n की वैल्यू, यहाँ पे फाइलिंग n1 इंक्रीज। ठीक है, n1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी हो सकती है, n1 कितना बच्चों 150। ठीक है, तो 152 ये पॉसिबल वैल्यू आएंगी, 151 152। ठीक है, 151 152 डॉट 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 ये वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, 151 152 ये पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं किसकी, n1 की। अब यहां से कह रहा बच्चों लेस देन 5 बीट्स ऑफ 10। तो चलो यहां पे हम इसको चेक करें इसके साथ, तो यहाँ पे हम देखें कितने बीट्स मिल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, अब इन दोनों से कौन सा आंसर करेक्ट है इसको चेक करें। तो अगर ये आंसर करेक्ट है तो ये वैल्यू जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, यहाँ बच्चों इनमें कितने बीट्स दे रही है, यहाँ पे चेक करिए कितने बीट्स मिल रहे हैं, यहाँ मिलेंगे 6 बीट्स, यहाँ मिलेंगे 7 बीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो बीट्स मिल रहे हैं हमेशा कितने आ रहे हैं बच्चों, 5 से ज्यादा ही आ रहे हैं। डेल्टा n ग्रेटर देन कितना आ रहा है बेटा 5। बटा इनको चेक करें, यहाँ पे इसके साथ अपन चेक करें वैल्यूज, मींस अगर ये आंसर करेक्ट है तो उसको चेक करें एक बार। तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, डेल्टा n मतलब 155 को 151 से चेक करोगे तो कितने बीट्स मिलेंगे 4, 152 से चेक करोगे 3 बीट्स मिलेंगे, तो डेल्टा n क्या आ रहा है लेस देन 3 मतलब लेस देन 5 आ रहा है। तो कौन सा आंसर करेक्ट है बच्चों, यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है 155 हर्ट्ज। यहाँ पे हमें लेस देन 5 बीट्स ऑप्टेन हो रहे हैं, मींस n2 इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 155 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये ट्यूनिंग फोर्क अपने पढ़ा और से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन अपने सोल्व कर लिए। ठीक है, यहाँ तक तो बीट्स कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब देखिए थोड़ा सा अपन यहाँ देखते हैं स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। देखिए स्टैंडिंग वेव्स, चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है, चलो कल पढ़ते हैं अपन स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।